नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे श्वसनी आयतन। श्वसनी आयतन से संबंधित कुछ बिंदु पढ़ेंगे, है ना। श्वसन से संबंधित कुछ आयतन। पहला इसमें आता है आपके ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन एक श्वसन की क्रिया होती है। एक श्वसन की क्रिया के दौरान जितनी वायु, अब क्या होता है देखो, हमने पढ़ा है निश्वसन में क्या होता है, यांत्रिक श्वसन में कि बाहर से ऑक्सीजन है उसको ग्रहण की जाती है। और उच्च श्वसन में क्या होता है कि उच्च श्वसन में फेफड़ों में जो भरी हुई कार्बन CO2 है वो क्या हो जाती है, वो बाहर त्याग दी जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन तो अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। जितने आयतन में ऑक्सीजन आ रही है और जितने आयतन में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उस आयतन को हम क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं। तो एक श्वसन की क्रिया के दौरान फेफड़ों में जितनी निश्वसन के दौरान ऑक्सीजन या आप कह सकते हो वायु भरी जाती है, या अब निश्वसन में क्या होगा, जाहिर सी बात है निश्वसन के अंदर ऑक्सीजन है वो फेफड़ों के अंदर आकर भरी जाएगी। नासामार्ग, नासागवा, ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, श्वास नली, है ना। फिर श्वास नली से फिर श्वसनी, श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, यहां तक ये आखिरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक श्वसन की क्रिया के दौरान फेफड़ों में जितनी निश्वसन के दौरान वायु भरी जाती है या उच्च श्वसन के दौरान जितनी वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, जितनी वायु फेफड़ों से क्या होती है, बाहर निकलती है, इसे ही ज्वारीय आयतन कहते हैं। या आप कह सकते हो कि जितनी ऑक्सीजन है वो फेफड़ों के अंदर आ रही है और जितनी जा रही है फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यानी निश्वसन के दौरान कितनी वायु अंदर आ रही है उसका आयतन, और वापस सांस छोड़ते समय यानी उच्च श्वसन के समय कितनी वायु बाहर जा रही है, कितनी वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रही है हमारे बॉडी से, उसका आयतन क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन कहलाता है। ठीक है। एक सामान्य निश्वास के दौरान या निश्वास के समय 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर, 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर प्रति मिनट वायु ली वे छोड़ी जाती है। इसे क्या कहते हैं, हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। ठीक है। तो प्रति मिनट कितनी, 6000 से 8000 प्रति मिलीलीटर प्रति मिनट वायु ली वे छोड़ी जाती है, या छोड़ी जा सकती है, ली जा सकती है। ठीक है। दूसरा आता है आपका निश्वसन आरक्षित आयतन। निश्वसन आरक्षित आयतन तो वायु का आयतन जिसमें बलपूर्वक
बलपूर्वक जितनी वायु निश्वासित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? निश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 2500 से 3000 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है। यानी क्या? देखो, निश्वसन आरक्षित आयतन, वायु का वह आयतन जिसे बलपूर्वक निश्वासित कर सकते हैं। यानी हम जोर लगा के कितनी सांस अंदर ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार निश्वासित, है ना, अंदर ले रहे हैं ना हम बलपूर्वक। तो वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, अब ये अतिरिक्त मात्रा ही हो गई है। हम जो सामान्य सांस ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर तो सामान्य श्वसन की क्रिया हो रही है ज्वारीय आयतन के अंदर, है ना। ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से निकल रही है, फेफड़ों के अंदर वायु भर रही है और फेफड़ों से वायु बाहर भी जा रही है, तो सामान्य श्वसन की क्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है? निश्वसन आरक्षित आयतन। यहाँ पर हम सांस तो ले रहे हैं, वायु को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार कर रहे हैं? बलपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, है ना। बलपूर्वक बाहर से वायु खींच रहे हैं हम। तो वह वायु का आयतन जो हम बलपूर्वक बाहर से खींच रहे हैं, फेफड़ों के अंदर भर रहे हैं, उस वायु का आयतन क्या कहलाता है? निश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 2500 से लेकर 3000 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है। इसी प्रकार अब तीसरा आता है उच्छ्वसित आरक्षित आयतन। उच्छ्वसित आरक्षित आयतन। उच्छ्वसित आरक्षित आयतन में क्या है? अब इसमें देखो, दो तो हो गए हमने। पहले में क्या था? सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान जितनी वायु आ रही है, जितनी बाहर निकल रही है ना, वो ज्वारीय आयतन। दूसरा था निश्वसन आरक्षित आयतन के बलपूर्वक जितनी वायु खींची, वायु का वह आयतन जिसमें बलपूर्वक निश्वासित किया जा रहा है, बाहर से बलपूर्वक खींचा जा रहा है। अब इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। उच्छ्वसित आरक्षित आयतन के वायु की आयतन की वह मात्रा जिसमें बलपूर्वक उच्छ्वसित वायु निकलती है। कैसे? बलपूर्वक, है ना। बलपूर्वक कितनी वायु को हम बाहर निकाल रहे हैं, उच्छ्वसित कर रहे हैं, वह मात्रा वायु की मात्रा का वह आयतन क्या कहलाएगा? उच्छ्वसित आरक्षित आयतन कहते हैं। इसे उच्छ्वसित आरक्षित आयतन कहते हैं। ठीक। अब इसकी मात्रा देखें तो इसकी मात्रा लगभग 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होती है प्रति मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका उच्छ्वसित आरक्षित आयतन के वायु का वह आयतन जिसमें वायु को बलपूर्वक उच्छ्वसित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो वायु का वह आयतन क्या कहलाता है? उच्छ्वसित आरक्षित आयतन कहलाता है। और इसकी मात्रा होती है तो वो कितनी होती है? लगभग 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर तक। ठीक है। एक चौथा आता है आपके उच्छ्वसित आरक्षित आयतन हो गया। चौथा हो जाएगा अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन। अब इसमें क्या है? देखो, अवशिष्ट आयतन के अंदर
वायु की वह मात्रा या वह आयतन जो फेफड़ों में बलपूर्वक उच्छ्वसित होने के पश्चात भी बच जाती है, उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। और इसकी मात्रा हो जाएगी आपके 1000 मिलीलीटर से लेकर 1200 तक। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। अब उच्छ्वसित आरक्षित आयतन में क्या हो रहा है कि कितना बलपूर्वक हम वापस उच्छ्वसित कर रहे हैं, वायु को बाहर निकाल रहे हैं, तो वायु का वह आयतन उच्छ्वसित आरक्षित आयतन कहला रहा है। अवशिष्ट आयतन में क्या है कि हमने उच्छ्वसित बलपूर्वक हम वायु को बाहर निकाल रहे हैं बाय फोर्स, है ना, उच्छ्वसित कर रहे हैं उसको बलपूर्वक है, लेकिन बलपूर्वक वायु को उच्छ्वसित करने के बाद भी जितनी वायु की मात्रा फेफड़ों के अंदर अब भी रह रही है ना, बलपूर्वक हम उसको उच्छ्वसित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर वायु रह ही सकती है फेफड़ों के अंदर। तो वह मात्रा जो बलपूर्वक उच्छ्वसित करने के बाद भी फेफड़ों के अंदर रह रही है, वह आयतन वायु की मात्रा का वह आयतन अवशिष्ट आयतन कहलाता है। अब आगे है आपके श्वसन संबंधी क्षमताएं। श्वसन संबंधी क्षमताएं, ठीक है। पहला है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता, देखो इसमें क्या है। निश्वसन क्षमता में श्वसन की वह क्षमता जिसमें मतलब जितना निश्वसन किया जा रहा है, कोई एक मनुष्य जितना निश्वसन कर सकता है ना, सामान्य रूप से, तो वह मात्रा क्या कहलाएगी? निश्वसन क्षमता कहलाती है। या आप इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऐसा ना कहकर हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं। अभी हमने बात की ना कि भाई जितनी मनुष्य निश्वसन कर सकता है, जितनी वायु ग्रहण कर सकता है, तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है, निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है, क्या कहलाती है? निश्वसन क्षमता कहलाती है। निश्वसन क्षमता कहलाती है। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा, यानी वह अधिक से अधिक मात्रा जो निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है, निश्वसन क्षमता कहलाती है। अच्छा, इसका जो मान होता है वह ज्वारीय आयतन वे निश्वसन आरक्षित आयतन के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो निश्वसन क्षमता बराबर ज्वारीय आयतन प्लस निश्वसन आरक्षित आयतन, ठीक है।
यानी जितनी मात्रा निःश्वसन के अंतर्गत वह अधिक से अधिक मात्रा जिसको ग्रहण किया जा रहा है या जिसको ग्रहण किया जा सकता है, वायु की वह मात्रा निःश्वसन क्षमता कहलाती है। अब इसी प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा, उच्च श्वसन क्षमता। उच्च श्वसन क्षमता में इसका बिल्कुल विपरीत कर दो, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकाली जा सकती है, यानी त्याग भी जा सकती है। वायु की वह अधिकतम मात्रा या वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो एक उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकाली जा सकती है, इस क्षमता को उच्च श्वसन क्षमता कहते हैं। क्या कहेंगे? इस क्षमता को उच्च श्वसन क्षमता कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मान होता है, इसका उच्च श्वसन क्षमता का इसका मान ज्वारीय आयतन व उच्च श्वसन आरक्षित आयतन के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं उच्च श्वसन क्षमता बराबर ज्वारीय आयतन प्लस उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, है ना। तो पहली क्षमता है निःश्वसन क्षमता, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो निःश्वसन के दौरान ग्रहण की जा सकती है, उसे हम निःश्वसन क्षमता कहते हैं। इसका मान जो इसका निःश्वसन क्षमता का मान होता है वो ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन है उसके क्या होता है? बराबर होता है। यानी जब ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन को जोड़ दिया जाता है तो उन दोनों का मान निःश्वसन क्षमता के बराबर होता है। दूसरा है आपके उच्च श्वसन क्षमता, वायु की वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा जिसको उच्च श्वसन के दौरान शरीर से बाहर हम निकाल सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा उच्च श्वसन क्षमता कहलाती है वायु की। ठीक है, और इसका जो उच्च श्वसन क्षमता का जो मान होता है वह ज्वारीय आयतन और उच्च श्वसन आरक्षित आयतन के क्या होता है? बराबर होता है। अब तीसरा है क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। देखो क्या है क्रियाशील अवशिष्ट आयतन के सामान्य अपन उच्च श्वसन करते हैं, वायु बाहर निकल रही है। सामान्य उच्च श्वसन के पश्चात जितनी वायु फेफड़ों में शेष रह जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कहते हैं। क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कहते हैं। और इसकी जो मात्रा होती है, इसका जो माप है, आप माप लिख दो, इसका माप लगभग 2300 मिलीलीटर होती है। ठीक है, चौथा है जैव क्षमता। तो फेफड़ों में भरी गई या ली गई अधिकतम वायु तथा छोड़ी गई किस समय? उच्च श्वसन के समय। और छोड़ी गई
अधिकतम वायु की मात्रा क्या कहलाती है? जैव क्षमता कहलाती है। जैव क्षमता कहलाती है। और इसका जो मान है, इसका मान वो होता है लगभग 4600 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो ये आपके श्वसन संबंधी कुछ क्षमताएं थी। अब हम श्वसन संबंधी क्षमता हमने पढ़ लिया, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके आता है कृत्रिम श्वसन, है ना। कृत्रिम श्वसन देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति डूब जाता है, डूबने से या कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना यानी मान लो कोई किसी का दम घुट गया है, कोई आग लग गई तो दम घुटने से व्यक्ति की सांस बंद हो जाती है, तो दम घुटा है ना। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके कारण, इसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसके कारण व्यक्ति का दम घुट सकता है। तो दम घुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? दम घुटेगा तो उसका जो श्वसन क्रिया है, श्वसन तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। परंतु हृदय स्पंदन होना चाहिए, यानी हृदय की धड़कन चलती रहनी चाहिए। यदि श्वसन भी बंद हो गया, हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन भी बंद हो गया, तो फिर व्यक्ति क्या है? जीवित नहीं रहेगा। तो हृदय स्पंदन चालू रहना चाहिए, भले ही श्वसन क्या हो जाए? बंद हो जाए। तब हम उस व्यक्ति को हम क्या देंगे? कृत्रिम श्वसन देंगे, कृत्रिम श्वसन देंगे। हालांकि इसको हमें हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना है, लेकिन उससे पहले भी, जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले भी हम उसको क्या देंगे? कृत्रिम श्वसन देंगे। कौन सी विधि से? बहुत वैसे काफी विधियां हैं कृत्रिम, लेकिन ये मुख से मुख श्वसन विधि ये ज्यादा प्रचलन में है, मुख से मुख श्वसन विधि। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में कोई जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है ना, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? सीधा लेटाया जाता है। सीधा लेटाने के बाद में एक व्यक्ति क्या करेगा? अपना एक हाथ इसके सर के पीछे रखेगा, है ना, उसके सर के पीछे रखेगा एक हाथ, और थोड़ा उसको ऊंचा उठाकर रखेगा, यानी खींच के रखेगा, और अपना एक हाथ उसके कहां रखेगा? सर के ऊपर। एक हाथ सर के नीचे, एक हाथ सर के ऊपर, और उसको थोड़ा सा, इस रोगी व्यक्ति को थोड़ा सा उठा कर रखा हुआ है। अब क्या होगा? उठाने से क्या होगा? इस व्यक्ति में, ये जो रोगी है, इसके शरीर में खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव उत्पन्न होने से क्या होगा? जो जीभ है जो पीछे चली गई थी, कहां? पीछे, वो अब क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। जीभ के पीछे से आगे आने से क्या होगा? उसका जो श्वसन मार्ग है वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। श्वसन मार्ग खुल जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है इस व्यक्ति में। लगातार हमें उसकी पोजीशन को इस प्रकार रखनी है ताकि इस व्यक्ति के शरीर में क्या हो? खिंचाव बनता रहे, खिंचाव उत्पन्न होता रहे। अब क्या करेंगे? अब ये जो व्यक्ति है ना, अब ये व्यक्ति क्या करेगा? अपने मुंह को उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के मुंह के ऊपर रखेगा, और इस प्रकार रखेगा कि दोनों के मुंह है वो आपस में क्या हो जाए? बंद हो जाए, लॉक हो जाए, और कहीं से भी वायु बाहर ना निकले, है ना। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी वायु है वो पूरी सीधी मुंह के अंदर जानी चाहिए। अब वो क्या करेगा? ये व्यक्ति लगभग 12 इससे अधिक बार वो व्यक्ति ज्वारीय आयतन देगा। ध्यान रखना, ज्वारीय आयतन वाला जो श्वसन है वो प्रदान करेगा। किसको प्रदान करेगा? इस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्रदान करेगा। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जब ये प्रदान करेगा तो उसी दौरान ये भी करना है कि एक हाथ मैंने बताया गर्दन के पीछे, दूसरा हाथ सर के ऊपर था। अब उस हाथ से क्या करना है? उस व्यक्ति के जो नाक है उस नाक को बंद करके रखना है, और फिर उसको सांस देना है, और कुछ समय बाद में चेक करते रहना है कि इसमें श्वसन की क्रिया स्टार्ट हुई या नहीं हुई। इस प्रकार ये कृत्रिम श्वसन है वो व्यक्तियों को दिया जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।